नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवाल लाख टके में। सवाल लाख टके में सवाल कई हैं। सवाल पहला ये कि तमाम मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संकेत और एफआईएस की खरीदारी के बाद क्यों टूटा बाजार। सवाल नंबर 2 कि अगर युद्ध की आशंका गहराती है तो यहाँ से बाजार में और कितनी बड़ी गिरावट की उम्मीद या आशंकाएं की जा सकती हैं। सवाल नंबर 3, ये गिरावट क्या खरीदारी का मौका है या फिर अभी बाजार से दूर रहने का वक्त आ चुका है। इन तमाम प्रश्नों के उत्तर तलाशेंगे, लेकिन सबसे पहले लेकर के आते हैं बाजार में रिकवरी थोड़ी सी जरूर आई है। 315 अंकों के अब रिकवरी 215 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। 23,847 का लो लगाने के बाद अब 24,000 के ऊपर निफ्टी जो है ट्रेड करता हुआ, तो निचले स्तरों से करीब करीब 150 अंकों की रिकवरी जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन बाजार की इस गिरावट पर क्या आखिर में वजह रही है और क्यों बाजार टूट रहा है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए बाजार की आज बढ़ी जो बड़ी गिरावट है उसको हम दिखाते हैं। 1200 अंकों तक की गिरावट देखने को मिली। 78,500 का 6 लो जो है वो देखने को मिला सेंसेक्स के अंदर। निफ्टी ने बनाया 23,847 का लो। निफ्टी में एक समय 400 अंकों की से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही थी, वहाँ से अच्छी रिकवरी है। अब 215 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक 1,000 अंक से ज़्यादा टूट गया था और बाजार की जो गिरावट है उसमें हम देख रहे हैं कि निफ्टी मिड कैप में करीब 3.5% तक की गिरावट एक समय देखने को मिल रही थी। इस निफ्टी स्मॉल कैप 100 में भी 3% तक की गिरावट जो है वो देखने को मिली है। और इसके अलावा आपको बता दें निफ्टी नेक्स्ट 50 में 3%, निफ्टी ऑटो आज 2% टूटता हुआ दिखाई दिया है। एक्सिस बैंक, अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स, ये वो शेयर हैं निफ्टी के जिसमें कि सबसे ज़्यादा गिरावट, सबसे ज़्यादा दबाव देखने को मिला। जियो फाइनेंशियल और ट्रेंड जो है हमने देखा 6% तक टूटते हुए आज के बाजार में दिखाई दी। और आज की इस गिरावट में बीएससी की जो मार्केट कैप है वो करीब 10 लाख करोड़ रुपए साफ हो चुकी है। 10 लाख करोड़ रुपए जो है जब बाजार में गिरावट गहराती हुई दिखाई दी तब 10 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप घटती हुई दिखाई दी। 10 लाख करोड़ रुपए की मार्केट साफ होती हुई दिखाई दी। अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर में बाजार में ये जो गिरावट आई है ये क्यों देखने को मिली, क्योंकि आज तो कल के जो आंकड़े आए हैं उसमें हमने देखा कि करीब 8,000 करोड़ से ज़्यादा की ये खरीदारी देखने को मिली। कारण क्या है? पहलगाम आतंकी हमले के बाद युद्ध की आशंका से टूटा है बाजार। जी हाँ, इस तरह की आशंकाएं लगातार जारी की जा रही हैं। खासतौर से एलओसी पर पाकिस्तान से की तरफ से गोलीबारी की गई और उसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया है। और ये जो है तनाव जो सीमा पर बढ़ा है वो जो है कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि वीकेंड पे कहीं कोई ऐसी घटना हुई तो फिर उसकी वजह से मुनाफा वसूली हावी होती जा रही है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण, बीते जो है सत्रों में 8% के आसपास की रिकवरी बाजार में जो आई है उसकी वजह से लोग मुनाफा वसूली बाजार में आशंका को देखते हुए कर रहे हैं। इसकी वजह ये भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से बाजार में आज जो है वो दबाव देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से बाजार में आज गिरावट देखने को मिल रही है। तीसरा कारण जो है, वर्ल्ड बैंक ने भारत का FY26 जीडीपी अनुमान 23 अप्रैल को जो है 0.4% घटा करके 6.3% कर दिया है। तो दुनिया भर में जो घटनाक्रम चल रहा है उसका भी असर भारतीय बाजार पर देखने को मिल रहा है। कुल मिला जुला करके जो अनिश्चितता का माहौल है वो बाजार को पसंद नहीं आ रहा है और यही वजह है माफ़ कीजिएगा जिसकी वजह से बाजार में हम गिरावट को बढ़ते हुए देख रहे थे। लेकिन निचले स्तरों से रिकवरी आई है, लेकिन अभी भी बाजार जो है 227 अंकों नीचे जो है कामकाज करता हुआ निफ्टी। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज के विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं रचित खंडेलवाल जी। रचित सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और आशंका आपने जाहिर की थी पिछली मुलाकात में, मंगलवार को जब हम लोग बात कर रहे थे कि बाजार में जो है समय रहते प्रॉफिट बुक कर ले जहां मौका मिल रहा है, लेकिन अब वो जो है बिल्कुल आपका आकलन सही रहा। इस दौरान काफ़ी बड़ा घटनाक्रम भी रहा। हमारे जवानों पर जो है, हमारे देश के जो पर्यटक थे उनके ऊपर अटैक हुआ, निहत थे लोगों पर। और अब भारत की तरफ से तैयारी है इसका मुंहतोड़ जवाब देने की। आशंकाएं बढ़ रही हैं युद्ध की तरफ। आपकी टिप्पणी ओवरऑल सिचुएशन पे और बाजार पर। सर, सबसे पहले नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। देखिए सर, ये जो अटैक हुआ ये बिल्कुल मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से था और कहीं ना कहीं वी वर कॉट अनअवेयर, ऐसा भी हम मान सकते हैं। और कैजुअलिटीज हुई, दुख का माहौल है, कहीं ना कहीं एक डर जरूर है और एक सेंस ऑफ एंग्विश भी है पूरे देश के अंदर, जो कि होना भी चाहिए क्योंकि जिस तरीके से हुआ ये अपने आप में एक पहला ऐसा अटैक था। मतलब आप बॉम्ब ब्लास्ट और ये सब तो होते थे, बट ये पॉइंट ब्लैंक पे टेररिस्ट इस तरीके से मार रहे हैं कश्मीर में, ये थोड़ा सा एक
डिस्कंफर्ट देने वाली बात बिल्कुल है, और इस पे कोई कड़ा एक्शन जरूर गवर्नमेंट लेगी। बट सर एक चीज है, एक चीज जो मैं समझता हूँ और जो अभी तक मेरी समझ कहती है, वो ये कहती है कि क्या हम एक फुल स्केल वॉर की तरफ देख रहे हैं। सर एट द वेरी फेस ऑफ इट वो होता हुआ नहीं लगता। और इसके पीछे के कारण, अगर जो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट्स किए हैं आप उनको सुनेंगे, गवर्नमेंट ने अपना रुख जरूर कड़ा किया है, बट ये एक फुल स्केल वॉर नहीं। ये अभी एट द वेरी फेस ऑफ इट, मतलब अभी फ्राइडे दोपहर 1 बजे तक जो भी गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट आ रहा है या मिलिट्री मोबिलाइजेशन हम देख रहे हैं, फुल स्केल वॉर अभी नहीं लगता। जी। अब हम ये देखें कि ये मार्केट टूटा क्यों। तो सर जो आपका पॉइंट नंबर 2 था, जो मैं बैक स्टेज पे सुन रहा था अभी, कि जिस तरीके से मार्केट ने रन अप किया है, आप देखिए इतने से शॉर्ट ड्यूरेशन में। और जब अभी हमने वीक के स्टार्टिंग में शो किया था, तब भी हमने बात कही थी कि इंडिया ग्लोबली बहुत कुछ चुनिंदा मार्केट्स में से एक मार्केट बन गया था, जो कि जो अपने प्री टैरिफ लेवल्स पे था वहां पे आ गया। और उसके बाद मार्केट ने अच्छा रनअप भी दिखाया। लेटर स्टेज में आप देखिए आईटी का भी बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट हो गया था। सारी चीजें इन प्लेस हैं। बट और जो आज आप स्टॉक्स टूटते हुए दिख रहे हैं, वो भी उन चुनिंदा स्टॉक्स में आपने अच्छा मूवमेंट देखा है। इस रैली में वो पार्टिसिपेंट रहे हैं और उसी में प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। अब इस पे सवाल ये बनता है कि क्या मार्केट की रैली खत्म हो गई, क्या हम वापस निचले लेवल की तरफ जा रहे हैं। सर एट द वेरी फेस ऑफ इट, इट विल बी टू अर्ली टू से। जिस तरीके से आपने मोमेंटम देखा, एफआईएस की बाइंग आती हुई देखी है, और अब हम ओवर द वीकेंड 2 दिन के वीकेंड पे जा रहे हैं। मई सीरीज का हमने आगाज किया है, अप्रैल सीरीज अभी हमारी खत्म ही हुई है। और आप देखिए ये मई सीरीज होने भी बहुत लंबी वाली है, क्योंकि अप्रैल के कुछ ट्रेडिंग सेशंस, मतलब ज्यादा ही ट्रेडिंग सेशंस आपके मई सीरीज में भी आपको इंडक्ट होते हुए दिख रहे हैं। एक लंबी सीरीज की ओर हम नजर डाल रहे हैं। एंड इफ आई एम करेक्ट सर, मई सीरीज में अगर हम पिछले 10 साल की मई सीरीज देखें, तो शायद 6 या 7 मई सीरीज पॉजिटिव रही है। वो एक बात अलग है कि बाजार में एक बहुत पुरानी कहावत है, सेल इन में इन गो अवे। वो क्या ये में होगा? एट द वेरी फेस ऑफ इट अभी जहां पे हम बैठे हैं ऐसा नहीं लग रहा है। ये जरूर है कि हम लोअर लेवल्स पे हैं और कहीं ना कहीं हम वहां से सपोर्ट लेके और वापस ऊपर की ओर अपना जो ट्रैजेक्टरी है वो कंटिन्यू करेंगे, गिवन अ चांस। जो हमारी कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं, जो अभी तक मिक्स बैग रही है और कुछ कुछ पॉजिटिव सरप्राइजेस भी रहे हैं, अगर पॉजिटिव सरप्राइजेस ऐसे ही कंटिन्यू रहते हैं तो हमारा अपसाइड आगे आपको और देखने को मिल सकता है। ठीक। अब जरा सर जरा देख लेते हैं आपने जो बोला है, जरा फटाफट जरा स्क्रीन पर जरा ग्राफिक्स दोबारा ले आइए। मई सीरीज़ में कैसा रहा है बाजार, उस पर जो है हम रचित सर की एक टिप्पणी ले लेते हैं। मई सीरीज़ में देखिए 2015 में 2.25% की तेज़ी, 2016 करीब 3.25% की तेज़ी, 2017 में करीब 2% की तेज़ी, 2018 में 1% की तेज़ी, 2019 में 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी, 2020 2022 ये 2 साल ऐसे रहे जिसमें 2022 में बड़ी गिरावट रही, 6%, 6.25% के आसपास की। 2023 में हमने देखा 2.25% की तेज़ी, 2024 ऑलमोस्ट फ्लैट, आधा फीसद के आसपास की गिरावट रही। तो अगर हम देखें सर, अब तक 2015 से लेकर के 2024 तक का सफ़र, इसमें 3 साल ऐसे रहे हैं जिसमें मई सीरीज़ ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। बाकी जो है अगर हम देखें तो ज़्यादातर क्या बाकी सभी में जो है पॉजिटिव रिटर्न रहा है। इस बार की उम्मीदें क्या है? क्या जब हम मई सीरीज समाप्त करेंगे तो पॉजिटिव नोट पर ही खत्म करेंगे? सर देखिए एट द वेरी फेस ऑफ इट अभी देखने में वही लग रहा है कि जिस तरीके से हमने चालू की है। बट इसमें एक और चीज मैं ऐड करूंगा सर, आपने ये जो 2% 3% का अपसाइड मूवमेंट देखा है, इतना तो नहीं, बट हाँ रिलेटिवली मे सीरीज पॉजिटिव, बट टेपिड टू पॉजिटिव रहेगी। मतलब आप देखें जो 18 का आपका 1.1% रिटर्न है या 15 का 1.7 है, उस रेंज में रहनी चाहिए। और अभी तक तो मे सीरीज पॉजिटिव लग रही है, क्योंकि दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। देखिए एक आईटी का जो रनअप है, वो यूएस का जिस तरीके से अब हम रुख बदलता देख रहे हैं, और इतने महीनों से जो हम ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे थे कि ट्रम्प साहब की बुद्धि जो है वो सही जगह पे आ जाए, अब कहीं ना कहीं आती हुई दिख रही है और उसका वो सदुपयोग कर रहे हैं। अभी तक तो कर रहे हैं, अगले 1 घंटे में क्या अनाउंसमेंट करें वो कोई नहीं कह सकता, मगर हाँ अब उनकी बुद्धि सही डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही है। चाइना के साथ अब एक वो जो एनिमोसिटी थी वो खत्म करने पे आ गए हैं। और अगर वापस से ये ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर एक बहुत सेंसिबल साइजेबल तरीके से नीचे बैठ जाता है, सेटल हो जाता है, जो भी टैरिफ आपको लगाने हैं, जो हमको हटाने हैं,
वो सब करके तो वापस से सिचुएशन ठीक हो जाएगी। तो आईटी इंडेक्स का सपोर्ट जो कि हम बार बार बोल रहे हैं, मतलब लास्ट फ्राइडे पे जब आपके साथ शो किया था तो और 33,500 लेवल्स पे आईटी थी, और आप देखें उसके बाद आईटी ने अच्छा मूवमेंट किया, बैंक निफ्टी के साथ ही सपोर्ट करता हुआ रहा। बैंक निफ्टी में भी अभी और स्टीम है, तो आईटी और बैंक निफ्टी के अपसाइड के साथ साथ निफ्टी का अपसाइड एट द वेरी फेस ऑफ इट मेंटेन होता हुआ ही लग रहा है। ठीक सर, चला अप्रैल सीरीज कैसी रही है ये भी स्क्रीन पर जरा अभी आप दिखा रहे थे, एक बार फिर से दिखा दीजिए, पीसीआर की टीम से रिक्वेस्ट है। और सर से पूछते हैं यहाँ पे कौन से सेक्टर ऐसे हैं। सर देखिए, हमने देखा कि निफ्टी बैंक निफ्टी ने जो है 3% के आसपास, 3.25%, बैंक निफ्टी ने 7% का रिटर्न दिया है। ये मतलब, और आज जो है दबाव भी वहाँ पर काफ़ी देखने को मिल रहा है। आईटी को छोड़ दें, नतीजे अच्छे नहीं रहे, ट्रेड वॉर, अमेरिका में रिसेशन, बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से आईटी ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। मिड कैप ने 6%, स्मॉल कैप ने 5.25% की तेज़ी सिर्फ अप्रैल सीरीज़ के अंदर यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। सर यहाँ पर आप जो आज देख रहे हैं कि जो दबाव देखने को मिल रहा है उसमें हम देख रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप की पिटाई है, 3% टूट गए हैं, बैंकिंग की पिटाई हो रही है। ये वो 3 जगहें हैं जहाँ पर कि हम देख रहे हैं कि अच्छी रैली रही और अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है। आपकी टिप्पणी क्या होगी यहाँ पर? अब रिकवरी जो आएगी, क्या यहाँ पर अब आने की उम्मीद करें? बैंकों में खरीदारी करनी चाहिए गिरावट में, या थोड़ा वेट करना चाहिए? देखिए विपुल सर, एक चीज अपन देखिए ना, कि जब लोअर लेवल्स पे मार्केट था तब अपन लोग जब डिस्कस कर रहे थे तो ये बात हम लोगों ने सामने रखी थी कि आप देखिए ये जो निफ्टी की रैली है इसमें बैंक निफ्टी का एक बहुत अच्छा योगदान आपको देखने को मिलेगा। और कुछ पिछले ट्रेडिंग सेशंस में आप देखिए बैंक निफ्टी ने टर्न अराउंड ली, बैंक निफ्टी ने ड्राइवर सीट संभाली, और वो बोलते हैं ना भाई, गाड़ी तो अब तेरी भाई चलाएगा, वो वाले मोमेंटम में बैंक निफ्टी अच्छे से खींचते हुए चला गया। अभी भी बैंक निफ्टी में स्टीम है। और देखिए अभी तक आपने सर प्राइवेट बैंक्स में ही मूवमेंट देखा है, अभी पीएसयू बैंक्स का मूवमेंट पेंडिंग है। उनके नंबर्स जैसे जैसे आएंगे, सिचुएशन जैसे जैसे इंप्रूव होगी, आप पीएसयू बैंक्स में भी अपसाइड देखेंगे। और ये प्राइवेट बैंक्स थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं। क्या हम ये सोचे कि यहां से सब कुछ खत्म हो गया? नहीं, क्या अपसाइड बाकी है? हाँ, और आना भी चाहिए। निफ्टी आईटी आप देखें कि निफ्टी आईटी अच्छा करेक्शन दिया है इन मंथ ऑफ अप्रैल। और मैं समझ रहा हूं क्योंकि आप ध्यान करें सर, हमने फ्राइडे के शो में भी कहा था कि अब आईटी में आप अपना रुझान, अब आईटी में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो बात अलग है कि उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बाद मैं ट्रोल भी हो गया, बट ठीक है, दैट्स द वे इट इज। जनता जनार्दन वो जैसा चाहे वैसा कह सकती है। कभी आईटी इंडेक्स अच्छा नहीं लगता, कभी छोटे बाल गंदे लगते, बट सर काम करना है, अब उसका तो हम कोई इलाज कर नहीं सकते। और आईटी ने मूवमेंट दिया है सर, मगर आईटी ने अभी तक अच्छा मूवमेंट नहीं दिया है। आईटी का अच्छा मूवमेंट अभी बाकी है। और आप देखेंगे आने वाले समय में बैंक निफ्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के आईटी इंडेक्स भी चलेगा। हम मिड कैप और स्मॉल कैप की अगर बात करें तो देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप में आप बहुत ज्यादा बुलिश ना हो, सेलेक्टिव स्टॉक पिकिंग करें इसमें। और स्टॉक पिकिंग करते वक्त जो हमारा एक बेसिक फॉर्मूला है कि आप अर्निंग्स देख लें, नंबर्स देख लें, और उसके बाद देख लें कि पेडिग्री अच्छी है और ज्यादा डेट नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट अपना धीरे धीरे कर सकते हैं। अभी स्मॉल कैप और मिड कैप में भी रैली आएगी, बट वहां पे आपको स्टॉक पिकिंग थोड़ा सा कॉशियसली करनी चाहिए। बिल्कुल। चलिए, अब जो है बड़ी संख्या में जो दर्शक आपसे प्रेम करते हैं, आपको फॉलो करते हैं, उनकी सवालों की लिस्ट काफ़ी लंबी हो चुकी है, और लोग अब थोड़ी देर में मुझे भी डांटना शुरू कर देंगे कि खाली बातें ही कर रहे हैं, सवाल तो हमारे ले नहीं रहे हैं। तो उससे पहले ऐसा कुछ शुरू हो, दर्शकों के सवाल शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न लेते हैं जो डेली लाइफ के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है, और कह रहे हैं सर इरडा में अभी और ख़रीद लें क्या, और दूसरा सर मार्केट में क्या करना चाहिए। तो पहला प्रश्न सर इरडा को लेकर के ही शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की शुरुआत। इरडा में अभी क्या करना चाहिए सर? क्या फ्रेश बाइंग के लिए आज 3.5% की जो गिरावट है, क्या ये और ख़रीदना चाह रहे हैं डेली लाइफ जी तो खरीद सकते हैं 170 के आसपास, क्योंकि काफ़ी अच्छी रिकवरी रही थी। अभी क्या करना चाहिए? नतीजे भी अच्छे रहे थे। सर देखिए, इरिडा अब जिस तरीके से चार्ट के नतीजे तो हमने पहले वाले शोज में भी डिस्कस किए थे, और बीच में सर इनकी जेंसॉल की भी एक प्रॉब्लम आती हुई कहीं ना कहीं दिखी थी, जो कि अब धीरे धीरे सिस्टम उस पर काम कर रहा है। उसके बाद आप देखिए टेक्निकल लेवल्स, अगर अभी हम देखें सर्विस के, तो यहां से अभी बाइंग करने का लेवल नहीं दिखता। थोड़ा सा कूल ऑफ कर जाने दें, क्योंकि रनअप के बाद अब ये कहीं कहीं ना कहीं एक डबल बॉटम बनाता हुआ और फिर नीचे मूवमेंट कर रहा है। 154 रुपए के आसपास आता है
तो वहां पे आप देखें किस तरीके से पोजीशन बनानी चाहिए। करंट लेवल्स पे एडवाइजेबल नहीं होगा कि आप और खरीदें, तेरह क्योंकि चौदह इनके रुपये सवाल से मैं ये समझ पाया हूं ऑलरेडी इनके पास है जी और ये जी खरीदना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल। सर अभी नहीं, 154 लेवल्स, 150 लेवल्स के आसपास है, वहां पोजीशन बनाए। अब इनका दूसरा सवाल भी ले लेते हैं सर, मार्केट में अब क्या करना चाहिए। तो देखिए, मार्केट में हमने वीक के स्टार्टिंग में भी कहा था कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो डेफिनेटली आप अपना प्रॉफिट बुक करते रहे। हमारा स्टांस अभी भी वही रहेगा कि अगर आपने ट्रेडिंग बेट ली है, हायर लेवल्स में प्रॉफिट बुक करें। अगर लेवल्स की हम बात करते हैं मार्केट की, तो जिस तरीके से मार्केट अभी बिहेव कर रहा है, 23,760, 23,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके ऊपर अगर मार्केट मेंटेन करता है तो 24,500 और 24,800 के लेवल्स आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। ठीक, चलिए स्पीच जो है अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। और अगला प्रश्न जो हमें भेजा गया है वो हमारे एक दर्शक, इनका नाम माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे इनका प्रश्न जो है पढ़ते पढ़ते गायब हो जाते हैं, इतनी तेज़ी के साथ जो लोगों के सवाल रहते हैं। टाटा पावर को लेकर के सर और ओम जी का सवाल है, 390 पे लिया हुआ है इन्होंने, और एनएचपीसी इन्होंने लिया हुआ है 90 पे। तो एक 390 है, एक 90 है। टाटा पावर में अभी जो है काफ़ी अच्छी रिकवरी थी, इनके खरीद के लेवल के आसपास ही है। 390 पे लिया है, 385 का लेवल है, और एनएचपीसी भी इनके लेवल के आसपास ही है, 90 पे इन्होंने खरीदा हुआ। पहले टाटा पावर के साथ शुरुआत करना चाहेंगे सर। सर देखिए, टाटा पावर हमारा वो एक चुनिंदा अनमोल रत्नों में से है, और टाटा पावर हर लेवल पे हमने बाइंग करने के लिए बोला ही था। लोअर लेवल से अच्छी कवरिंग करी है, और जिस तरीके से अब ये यहाँ मेंटेन कर रहा है, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि करीबन 425 रुपए तक, अगर आपने ये ट्रेडिंग बेट ली थी, 425 रुपए तक का आराम से इंतजार करें, वहां पे आपको एग्जिट मिल सकता है। ठीक। अब एनएचपीसी की जब हम बात करते हैं तो एनएचपीसी सर एक मतलब छोटी सी शिकायत रहेगी अगर ये हमारे रेगुलर दर्शक हैं। एनएचपीसी लोअर लेवल्स पे कितना हमने एडवोकेट भी किया था, और उसके बाद आप देखिए जिस लेवल पे इन्होंने लिया है, अब इनके लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम जरूर बन सकता है, क्योंकि एनएचपीसी अब वहां से थोड़ा सा कूल ऑफ कर रहा है। अभी आज का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए 86 के ऊपर क्लोजिंग एनएचपीसी की मेंटेन होना बहुत जरूरी है फर्दर अपसाइड के लिए। अगर 86 के ऊपर ये मेंटेन करता है तो आने वाले दिनों में आपको ये 98 से 102 का भाव दिखा सकता है। तो अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन को उस तरीके से मैनेज करें। अब क्योंकि हायर लेवल पे लिया है और हमने 86 का एक इनको लेवल दे दिया है, अगर ये पूछे कि एवरेज कहां करना है, तो यहां कुछ भी नहीं करना है। एवरेज करने के लिए 78 79 रुपीज का इंतजार करना है, वहां पे अगर आता है तो एवरेज करना है। ठीक सर, अगला प्रश्न सर सत्यम जी का आया हुआ है, और सत्यम जी कह रहे हैं कि विपुल जी, आई एम योर रेगुलर व्यूअर, थैंक यू सर कि आप नियमित रूप से कार्यक्रम देख रहे हैं। कह रहे जीएमआर एयरपोर्ट को इन्होंने 95 रुपये पे खरीदा हुआ है, प्लीज़ सजेस्ट क्या करना चाहिए। तो जीएमआर एयरपोर्ट पे सर माहौल थोड़ा सा बदलता पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके साथ इस पर डिस्कशन भी हम लोग पहले भी कर चुके हैं। 95 पे लिया हुआ है, 10 रुपये के नुकसान पे है, आज 3.5 रुपये टूटा हुआ है। रिकवरी बीच में अच्छी खासी आई है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी जीएमआर को लेकर के? देखिए सर, जीएमआर फंडामेंटल्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फंडामेंटल्स अभी अच्छे लग रहे हैं। टेक्निकल पैटर्न्स पे अगर हम देखें, अभी इसने ब्रेकआउट एक दिया भी है और मेंटेन भी कर रहा है। इनकी प्राइस के लिए, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 92 रुपए के ब्रेकआउट को ये सस्टेनेबल तरीके से अगर ब्रीच करता है तो उसके बाद का जो अपसाइड है वो इसको 104 रुपए तक लेके जा सकता है। और वैसे अगर ये लंबी अवधि के निवेशक हैं तो इसको 120 124 तक के लिए भी होल्ड किया जा सकता है। ठीक सर, चलिए इस बीच विजय प्रजापति जी कह रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का टारगेट दे दीजिए मंडे के लिए। सर परेशान मत होइए, अभी सर ने काफ़ी सारे लेवल्स बताए हैं, और भी आगे हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन गुंजन जी के सवाल लेते हैं। गुंजन जी कह रही हैं कि सर प्लीज़ पिक माय क्वेश्चन। आपका सवाल ले लिया है मैम। हुड को जानना चाह रही हैं, 190 पे लिया हुआ है, कह रही हैं कि मुझे होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, या फिर एवरेज करना चाहिए। हुडको में भी अच्छी रिकवरी आई है निश्चित रूप से निचले लिस्ट लेवल से, आज 3% ज़रूर टूटा हुआ है, और अच्छी बात यह है कि आप प्रॉफिट में हैं। इन्होंने 190 पे लिया हुआ है, अभी 225 के आसपास शेयर ट्रेड करता हुआ। तो सर एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करें,
या अभी वेट करना चाहिए? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी हुडको को लेकर के? सर देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इन्होंने जिस लेवल पे ले रखा है, रीसेंट टाइम्स में ही हम प्रीटी श्योर लिया होगा और एक प्रॉफिट मिल रहा है। देखिए, हम लोग जो चार्ट रीडिंग करते हैं, हम लोग जो मार्केट रीडिंग करते हैं, वो एक प्रिडिक्शन देते हैं। हमको भी एग्जैक्टली ये नहीं पता होता है कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। मैं ये क्यों बोलना चाह रहा हूं, ये इसलिए बोलना चाह रहा हूं कि एक सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी जो है वो इक्विटी मार्केट के साथ ना बिल्कुल मतलब भाई बहन का साथ है। अनसर्टेनिटी इज नेम ऑफ द गेम। तो आपको प्रॉफिट मिल रहा है और मार्केट टाइम्स अनसर्टेन है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो प्रॉफिट मिल रहा है उसको बुक करें। और यहां पे नहीं, मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं कि आज आज एक बार आप रुक जाएं और 232 से 234 का लेवल जैसे ही आपको देखने को मिलता है, एक बार प्रॉफिट बुक कर लें और फिर थोड़ा सा इंतजार करें, या कोई और अट्रैक्टिव स्क्रिप्ट दिखे तो वहां पे इन्वेस्ट करें। बट हाँ, अनसर्टेन टाइम से प्रॉफिट मिलता है, बुक जरूर करना चाहिए। बिल्कुल, अनसर्टेन टाइम में जब भी जहाँ पैसे बन रहे हो वहाँ थोड़े से रख लीजिए, आगे फिर मौके मिलते रहेंगे, तो आप वहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं। सीमा जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुकी हैं। सीमा जी को नमस्कार। जी नमस्ते। नमस्ते सीमा जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका? इरकॉन लिया है मैंने, 77 शेयर लिए थे काफी पहले 224 के रेट पे। तो अब तो इरकॉन काफी नीचे गिर गया है, तो क्या स्ट्रैटेजी अब करूं? मैम एक बार फिर से एवरेज करना चाहिए 224 बताया आपने प्राइस? हाँ जी, 224 के प्राइस में 77 शेयर इरकॉन के। चलिए मैम, अब अभी तो आप काफ़ी लॉस में हैं और हाँ जी। नीचे आने पे आपने एवरेज करने की कोशिश नहीं की इसको? हाँ जी, की थी एवरेज। तो एवरेज करने के बाद भी देखना है 224 तो का ही काफी हाई एवरेज आ पे रहा है, गया ठीक था है। शायद। हाँ जी। ठीक है मैम, अभी कब तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? ओह, 3-4 साल तक कोई 3-4, प्रॉब्लम चलिए नहीं है। नज़रिया आपका काफ़ी लंबा है। तो ये जी। अच्छी बात है। पूछते हैं यहाँ पर रचित सर से कि क्या सलाह वो दे रहे हैं। सर आज तो अच्छी खासी पिटाई हुई है, 4% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपकी सलाह क्या रहेगी इरकॉन को लेकर के? 224 सवा 200 के आसपास की इनकी खरीद है और इनकी खरीद से तो काफ़ी नीचे आ चुका है शेयर। वेट कर सकती हैं, लेकिन क्या सलाह रहेगी आपकी अभी? सर देखिए, सबसे बड़ा बेनिफिट हमारा इनके केस में, बैंक के केस में यही है कि इनके पास टाइम होराइजन अच्छा है, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जब कोई अच्छा क्वालिटी का स्टॉक वैल्यूएशन करेक्शन की चपेट में आके, मार्केट करेक्शन की चपेट में आके नीचे आता है। अब इसमें इनको करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए सर कि अराउंड 140 के लेवल्स पे अगर ये स्टॉक इनको मिलता है, वहां पे फर्दर एवरेज करें और वो एवरेज करके छोड़ दे। इनको मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि आप ऊपर के लेवल पे आए ट्रेडिंग करिए, फिर नीचे आए फिर बेच दीजिए, अरे ऊपर जाए बेच दीजिए, नीचे आए फिर खरीद दीजिए। नहीं, आप इसको यहाँ पे एवरेज कर लें और अपनी पोजीशन मेंटेन करें बहुत कंफर्टेबली। इन टाइम टू कम 2-3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, जैसे ही ये 225 रुपए के ऊपर जाएगा, 225 रुपए के ऊपर नेक्स्ट लेवल जो इसका आता है वो करीबन 305 रुपए तक का आता है। उसको ब्रीच करेगा तो बहुत कंफर्टेबली 380 तक का भी मूवमेंट दिखा सकता है। क्योंकि इनका व्यू लंबे समय के लिए है, इसीलिए लेवल्स मैं इनको सुझा रहा हूं। लोअर लेवल्स पे एक बार एवरेज करें और वेट करें, भाव भी आएगा प्रॉफिट। भाव भी आएगा, प्रॉफिट भी आएगा। चलिए, सेजल राउत साहब का सवाल आईआरएफसी को लेकर के है और कह रहे हैं गुड आफ्टरनून बोथ ऑफ यू। आईआरएफसी एट द रेट 138 रुपीज़ पे एवरेज कर सकते हैं क्या? लॉन्ग टर्म व्यू, इनका भी लॉन्ग टर्म व्यू है आईआरएफसी को लेकर के, और अभी 138 पे इन्होंने लिया हुआ है, 129 का भाव है। सर 5-7 रुपये पे क्या एवरेज करेंगे आप? मतलब आज तो 4 रुपये नीचे है, यानी कि आप 2-4 रुपये पे नीचे एवरेज करने की सोच रहे हैं। एवरेज करने के पीछे कोई कारण होना चाहिए, ये अवश्य आपको सोचना चाहिए। जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, रिकवरी मोड में हो, लग रहा हो कॉस्ट कम हो जाए। बाकी इसकी क्या विधा है, क्या विज्ञान है इसका, वो हम पूछेंगे रचित सर से। क्या टिप्पणी करेंगे सर आप? आईआरएफसी लेके बैठे हुए हैं, लॉन्ग टर्म व्यू है और 7-8 रुपये नीचे जाने पे एवरेज करने की सोच रहे हैं, आपकी सलाह? सर बिल्कुल, मैं आपकी सलाह के साथ ही जाऊंगा और बहुत प्रैक्टिकल बात है। मतलब देखिए, आपने ऑलरेडी बाय कर लिया जो आपको बाय करना था। यूजुअली हम एवरेज को ट्रिगर करते हैं जब कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा हो, और वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम तब खोजते हैं जब 10 से 15% के डाउनसाइड या तो दिख रहा हो, या फिर कोई पॉइंट को ब्रीच किया हो और एक ब्रेकआउट कैंडिडेट बन रहा हो, और हायर लेवल्स पे हम तब एवरेज करते हैं। दोनों ही पॉसिबिलिटी अभी मेरे को नहीं दिख रही है। अगर इनके पास फंड है और वो आइडियल है
तो मैं इनको यही सजेस्ट करूंगा कि कहीं और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, कोई और अच्छी बेटर स्क्रिप्ट ढूंढे। आईआरएफसी में अभी आपको एवरेज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपने एक अच्छा स्टॉक अच्छे लेवल पे ले रखा है, और अगर 3-4 साल का आपका टाइम होराइजन है, आप इसको मेंटेन करें, और ये बहुत इजीली आपको ₹225 तक का भी मूवमेंट दे सकता है। बिल्कुल, तो अच्छे खासे आपको प्राइस मिल सकते हैं, थोड़ा धैर्य रखिए सर। चलिए, इस बीच हम सोच तो रहे थे कि रेलवे पे थोड़े सा और बातचीत कर लें, क्योंकि बहुत सारे जो बाकी सवाल हैं वो भी एक साथ ही समेट लें, लेकिन हमारे साथ हमारी एक दर्शक हैं सर, वो दर्शक राजन जी हैं, राजन जी वो वेट कर रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और उससे पहले एक हमारे कृष्णा कनौजिया जी कह रहे हैं, विपुल सर गुड आफ्टरनून, तापड़िया टूल्स का शेयर में खरीदने पर मिलता क्यों? सर मतलब बताइए, जो शेयर मिल नहीं रहा उसके लिए आप परेशान हैं, इतने सारे शेयर जो मिल रहे हैं वहाँ ट्रेड कर लीजिए सर। मतलब ऐसी क्या बात है कि आपको वही शेयर खरीदना है? लेकिन पहले इसकी टिप्पणी लेंगे हम सर से, लेकिन तब तक राजन जी से बातचीत कर लें, फोन लाइन पे वेट कर रहे हैं। राजन जी नमस्कार। ओह, कट गए शायद। चलिए, अनंत राज पे शायद उनका प्रश्न था, और अगर कोई डिटेल अगर हमारे पास हो तो हमारे प्रोड्यूसर साहब जरा पहुंचा दें। हाँ, भेज दी उन्होंने जानकारी। अनंत राज पे जो है सर, इन्होंने लिया हुआ है 500 शेयर है इनके पास, 515 के भाव पर 463 का भाव देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म व्यू जानना चाह रहे हैं। आज जब सबकी पिटाई हो रही है तो इनकी भी पिटाई हो रही है, 23 रुपये नीचे है, और इनकी खरीद 515 पे है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है सर अभी इनकी खरीद से। आपकी सलाह क्या रहेगी अनंत राज पे को लेकर के? देखिए, इनका शॉर्ट टर्म टाइम होराइजन ही है, और क्वांटिटी थोड़ी सी स्टॉक के चलते हैवी समझ रहा हूं मैं है। अब मार्केट का सपोर्ट आएगा और ये रिकवरी करेगा, तो ये कहीं ना कहीं 545 546 लेवल्स पे ना अपना प्रॉफिट स्टैगर्ड मैनर में बुक करें। 500 शेयर हैं इनके पास, 50-50 या 100 शेयर करके बेचना चालू करें। और स्टैगर्ड मैनर में क्यों बोल रहा हूं सर आपको, 545-46 के ऊपर अगर ये मेंटेन करता है तो ये 640 तक जा सकता है। एक हाई बीटा काउंटर है, और यही एक कारण है कि मैं इनकी हैवी क्वांटिटी के चलते लोअर लेवल से ही इनको प्रॉफिट बुक करने की सलाह दे रहा हूं। तो इन लेवल से प्रॉफिट बुक करना चालू करें, और क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 640 तक पूरा अपना एक बार जो स्टॉक है उसको लिक्विडेट करके और प्रॉफिट अपने पास रखें। ठीक सर। संजय मांडलोई जी का प्रश्न आया हुआ है सर आपके लिए, और ये प्रश्न इनके बहुत सारे सवाल हैं इनके। कह रहे हैं सर जी, गेल इंडिया, आईओसी, कोल इंडिया, एनटीपीसी, टाटा स्टील पे लॉन्ग टर्म के लिए सही है क्या ये, या फिर यहाँ से निकल जाए? तो अच्छे फंडामेंटल वाले ज़्यादातर इनके पास शेयर हैं सर। एनटीपीसी है, गेल इंडिया है, आईओसी है, कोल इंडिया है, थोड़ा सुस्त जरूर चलता है, और टाटा स्टील। लॉन्ग टर्म का व्यू है, क्या व्यू रहेगा सर आपका, कि मतलब जिनके पोर्टफोलियो में है और लॉन्ग टर्म का व्यू अगर लेकर के इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इन शेयरों में, टाटा स्टील को छोड़ के ज़्यादातर पीएसयूज ही हैं, क्या सलाह रहेगी आपकी? होल्ड करके रखे रहें? सर बिल्कुल, इनकी जो पोर्टफोलियो है उसके बारे में अगर हम समझने की चेष्टा करें, तो इनका जो मुझे एक इन्वेस्टमेंट स्टाइल दिखा, ये ना अच्छे लो बीटा बट स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के स्टॉक अपने पास लेके रखे हुए हैं, और लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है। तो उस तरीके से देखा जाए, अगर आप बहुत ज्यादा एडवेंचरस नहीं है, और एक मेरी तरह, मतलब मैं अपने आप को भी इनकी कैटेगरी और इनको अपनी कैटेगरी में डालता हूं, कंजर्वेटिव और कैपिटल सिक्योर रखने वाले इन्वेस्टर हैं, आपका जो पोर्टफोलियो है बहुत ही उम्दा है, इसको मेंटेन करिए। आपको इनमें से एक भी शेयर में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचने की या डरने की कोई जरूरत नहीं है। पोजीशन अच्छे से मेंटेन करें, सारे अच्छी पेडिग्री और अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स आपके पास हैं। ठीक। चलिए, जरा पुष्पा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। इनमें से बहुत सारे शेयर ऐसे रहे हैं सर जिनके लेवल्स भी आपसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि सवाल काफ़ी हैं। लेकिन पहले पुष्पा जी चूँकि फ़ोन लाइन पे वेट कर रही हैं। पुष्पा जी नमस्कार। नमस्कार विपुल सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? अरे मैम बहुत अच्छे हैं मैम, आप कैसी हैं? बस अच्छी हूँ सर। क्या क्या कहाँ से बोल रही हैं, क्या करती हैं मैम आप? मैं साउथ दिल्ली से बोल रही हूँ सर, मैं होम मेकर हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है मैम। और ये स्टॉक मार्केट में रुझान आपका कब से शुरू हुआ मैम? ये हो गए 2-3 साल हो गए सर। अब तक का एक्सपीरियंस ठीक है आपका? अच्छा था, बीच में काफी प्रॉफिट भी हुआ है, लेकिन अभी तो काफी लॉस में हूँ सर, सारे शेयर लॉस में है अभी तो। हाँ, वो भी नहीं, बीच में तो रिकवरी इतनी अच्छी आई, उसमें रिकवरी नहीं आई आपके शेयरों में?
नहीं 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 आई, रिकवरी नहीं आई अभी भी। किसी में 10%, किसी में 15%, किसी में 20% ऐसे लॉस है सर अभी हाँ, तो। उसमें थोड़ी सी चूक आपसे ये हुई होगी। बहुत लोग जो है बहुत हायर लेवल पे भी खरीदते रहे, उन्हीं के हाँ, मैं शेयरों में लॉस। मिडिल में मैंने ये लिए थे, मतलब जब हायर लेवल भी नहीं था उससे बीच में लिए थे, तो उसमें फंस गए। कोई बात लेकिन नहीं। ये है कि प्रॉफिट भी किया था। अच्छा, नहीं नहीं मैम, बाजार है, मुनाफा और लॉस दोनों ही इसका हिस्सा है। लेकिन आज आपका सवाल किस पर है मैम? आज एनबीसीसी पे है सर। एनबीसीसी पे कितने शेयर हैं आपके पास, किस भाव पे? मेरे पास 750 शेयर हैं और ये 104 के भाव से हैं सर। 104 पे? जी, 104 पे 750 शेयर हैं। अच्छा, कब तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? कर सकती हूँ 6 महीना, साल भर। 6 महीने, साल भर, ठीक है। एनबीसीसी ने अब जो है अभी हाल ही में जो है वो 100 रुपये का लेवल क्रॉस किया था, और इसको हमने काफ़ी बार चर्चा में हम लेकर के आए हैं, जब भी हम 100 रुपये से सस्ते शेयरों की बात करते थे। और एक महीने में क्या शानदार रिटर्न दिया है, 16-17% की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। आज ज़रूर टूटा हुआ है सर 3-3.5%। आपकी सलाह क्या रहेगी एनबीसीसी को लेकर के? 104 का लेवल है तो लॉस बहुत ज़्यादा नहीं है इनको, और वेट भी कर सकती हैं 6-8 महीने। होल्ड करना चाहिए या फिर क्या सलाह रहेगी आपकी? नहीं, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए सर, और अच्छा क्वालिटी का स्टॉक है। और एनबीसीसी की जब भी बात होती है तो हम बोलते हैं कि सरकार इंफ्रा स्पेंडिंग करेगी इस साल, और उसका एक बहुत अच्छा प्रॉक्सी प्ले ये बन के आपको दिखेगा। इसमें एक चीज है, इनका टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा छोटा है, तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव या बहुत ज्यादा अपसाइड के टारगेट्स तो नहीं इनको हम दे पाएंगे। 104 रुपए के ऊपर जब ये डिसाइसिवली क्लोजिंग करता हुआ आपको दिखेगा, उसके बाद ये 120-122 रुपए तक का मूवमेंट आपको करता हुआ दिखाएगा, तब आप चाहें तो वहां पे अपना प्रॉफिट बांध सकते हैं, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन छोटा है। अगर इस अवधि को आप लंबी कर सके तो डेफिनेटली ये भी एक मल्टी बैगर, एक अच्छा रिटर्न वाला। हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे, स्प्लिट, बोनस, बहुत सारी चीजें स्टॉक में हुई है, बहुत अच्छे लेवल्स पे ये स्टॉक ट्रेड भी करता था, वापस ये आता हुआ आपको दिखेगा। बट उसके लिए आपको 3 से 4 साल का इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन इस पे रखना होगा। बट शॉर्ट टाइम भी अगर आप रख रहे हैं, 120-24 आपको बहुत इजीली देखने को मिल सकता है। बस 104 के ऊपर की क्लोजिंग का इंतजार करें। ठीक सर। सर, रेलवे पे 2 शेयरों पे बात हुई थी, टीटागढ़ वैगन, टेक्समैको, और अगर छोटी छोटी टिप्पणी हो जाए जुपिटर वैगन, तो इस और आरवी नहीं, पहले टीटागढ़, आरवीएनएल और जुपिटर वैगन, ये 3 और अगर आप ऐड कर दें फटाफट छोटी छोटी टिप्पणी के साथ, तो काफ़ी हद तक जो हमारे दर्शक के सवाल रहते हैं वो इसके इर्द गिर्द रहते हैं। आरवीएनएल हुआ, आईआरएफसी पे आपने बात कर ली, इरकॉन पे बात कर ली, क्या सलाह रहेगी सर? अगर आप चार्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता सकें तो। सर, पहले अपन खोल लेते हैं टीटागढ़। जी। और टीटागढ़ आप देखें 783 रुपए पे चल रहा है। कहीं ना कहीं वैल्यूएशन कंफर्ट इस करेक्शन के बाद आपको देखने को मिल रहा है। फंडामेंटली अब ये स्टॉक अच्छा लगने लग गया है, बट इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है सर। 820-830 रुपए पे ना इसको एक रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, जो कि आप चार्टिकल पैटर्न में देखेंगे बहुत टाइम से ब्रीच नहीं कर पा रहा है। अगर उसको ब्रीच करता है कंफर्टेबली, तो फिर ये एक आपका अप ट्रेंड में आ सकता है, और 1106 रुपए तक का मूवमेंट आपको एक बार में दिखाने का दमखम रखता है। अब फाइनली ये स्टॉक्स ऐसे हो गए हैं कि लोअर लेवल पे आप इनमें बाइंग भी कर सकते हैं, और ये जैसे ही ब्रेकआउट देंगे आपको अच्छा अपसाइड देते हुए बन सकते हैं। सर, टीटागढ़ के बाद आरवीएनएल लेकर के आ जाते हैं सर। आरवीएनएल पे भी काफ़ी रिटेलर्स की पोजीशन है, हायर लेवल पे भी, लोअर लेवल पे भी काफ़ी लोग प्रॉफिट में भी आ चुके हैं। जो सवाल हमारे पास आते रहते हैं, अभी 361 के आसपास चल रहा है, आज जरूर 10 रुपये नीचे है, अभी कैसे देख रहे हैं इसे आप? सर देखिए, अभी आरबीएनएल में अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा ना इस लेवल पे भी फंडामेंटल्स को अगर हम देखते हैं, वैल्यूएशन डिस्कंफर्ट तो है, और चार्टिकल पैटर्न्स में भी ना कहीं भी आपको कोई ब्रेकआउट बनता हुआ नहीं दिख रहा है। बहुत ही सबड्यूड चार्टिकल पैटर्न्स दिख रहे हैं। अब इसमें करना क्या है? करना यह है सर कि 380, 384 इस लेवल को ब्रेक करके जब ये एक टर्न अराउंड देगा, उसके बाद आपको इसमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। और वो जो मूवमेंट है वो 480 रुपए तक आपको मूवमेंट देता हुआ दिख सकता है। तो इन लेवल्स का आपको ध्यान रखना होगा, और फिर जैसे ही ये ब्रेकआउट देगा 480 तक का मूवमेंट आप देखें, और जब वो लेवल्स आ जाएं
तो आपके शो के माध्यम से हमसे फिर से सवाल करें, हम आगे के लेवल्स भी अपडेट करेंगे। बिल्कुल। सर जुपिटर वैगन एक और ले लीजिए सर, उसके लेवल्स फटाफट अगर डिस्कस कर सके हम लोग, क्या लेवल्स रहेंगे इस समय इंपॉर्टेंट जुपिटर वैगन को लेकर के? देखिए जुपिटर वैगन को अगर हम देखें 373 लेवल्स पे ये चल रहा है। और जल्दी से मैं इसका चार्टिकल अपडेट ही आपको दे देता हूं। जिस तरीके से ये मूवमेंट कर रहा है ये भी एक रेंज में ही है, और इसका ब्रेकआउट जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो कहीं ना कहीं ये 406 रुपए के ऊपर क्लोजिंग करे, उसके बाद ये भी ब्रेकआउट कैंडिडेट बनेगा, और उसके बाद 521 रुपए तक का मूवमेंट दिखाने का दमखम ये आपको रखता है। ठीक, चलिए तो ये बात हो गई रेलवे की। इसके अलावा हमारे पास काफ़ी सारे सवाल आए हैं एक साथ गेल को लेकर के। कमल बेदी जी के सवाल के साथ नाम के साथ, क्योंकि सबके नाम लेना तो पॉसिबल नहीं है। गेल के बारे में कह रहे हैं कि बताएं सर लॉन्ग टर्म के लिए। एक हमारे दर्शक हैं, गेल का एंट्री प्राइस क्या हो सकता है? तो अभी एक जनरल व्यू आपका गेल को लेकर के क्या होगा सर? करंट लेवल के आसपास अगर लेना हो तो क्या जो है लिया जा सकता है? तो देखिए मुझे वैल्यूएशन कंफर्ट तो अब गेल में बहुत अच्छे से मिल रहा है। 15.69 इंडस्ट्री पी है, 9.97 का ये है। जो करेक्शन आया है उसके बाद वैल्यूएशन कंफर्ट है, और गेल में तो सर हम पहले भी बात कर चुके हैं, बिल्कुल। ये नेक्स्ट ब्लू आई बॉय बनने का दमखम रखता है। अब अगर आप फ्रेश एंट्री पॉइंट ढूंढ रहे हैं ना, वो ये लेवल नहीं होगा। फ्रेश एंट्री पॉइंट होगा 168 से 170 की रेंज में। यहां पे अभी कुछ भी नहीं करना है। अगर हमारे दर्शकों ने जब हमने इसको रिकमेंड किया था उस लेवल पे ले लिया है तो उनके लिए, और अगर वो सिर्फ एक ट्रेडिंग बेट के तौर पे लिए हैं तो उनके लिए एक लेवल होगा 198 ये आए, आप वहां पे अपना प्रॉफिट बांध सकते हैं। लोअर लेवल्स पे आए वहां पे आप खरीद सकते हैं। अब अगर आप मध्यम अवधि के निवेशक हैं तो जिस तरीके से ये चल रहा है, मध्यम अवधि में आपको 240 रुपए तक, और अगर लंबी अवधि के निवेशक हैं तो 340 से 360 रुपए तक का मूवमेंट ये दिखाने का दमखम रखता है। बट उसके लिए आपको 4 से 5 साल का टाइम इस पर्टिकुलर काउंटर को देना ही पड़ेगा। ठीक। राजेश बंसीवाल जी कह रहे हैं, नमस्ते विपुल सर, मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। थैंक यू सर कार्यक्रम देखने के लिए, और आप कह रहे हैं प्रशंसक है, थैंक यू, आप लोगों की वजह से ही जो है अब क्या ही कहा जाए। लेकिन इस बीच कह रहे हैं इनका प्रश्न जो है सर वो बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के है। इनके पास 200 शेयर हैं 130 के रेट पर, क्या करना चाहिए? कह रहे हैं कि सर जी मैं आपको आपके पुराने चैनल में ढूंढ रहा था। कोई बात नहीं सर, अब आप यहाँ आ गए हैं और अब यही पता है सर हमारा, तो उम्मीद करते हैं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, और अपने परिवार के और जो भी मित्रगण हैं उनसे भी सब्सक्राइब करने के कहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस परिवार को बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। सर 130 पे है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में भी रिटेल पार्टिसिपेशन काफ़ी बढ़ा है और काफ़ी लोगों के सवाल रहते हैं। अभी आज 5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है बजाज हाउसिंग फाइनेंस में। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के? सर कुछ भी नहीं करना है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस और जियो फाइनेंस दोनों के लिए हम हमेशा से एक ही चीज बोल रहे हैं, इसको चाहिए टाइम। आपने क्वालिटी स्टॉक तो बाय कर लिया है, अब आपको बाय करना है पेशेंस इनको रखने के लिए। क्योंकि क्या होता है ना सर, हम निफ्टी का 1000, 1500, 2000 पॉइंट का मूवमेंट देखते हैं और वो अलग अलग स्टॉक मूव करते हैं, और फिर हमारे ये दोनों स्टॉक मूव नहीं करते, हमको बड़ा दुख होता है। देखिए बड़ी इक्विटी है, बड़ी अच्छी पेडिग्री, बड़ा उम्दा स्टॉक है, इसको समय चाहिएगा। आपने 130 रुपए पे ले रखा है। अब हम ये देखें कि अगर ये करेक्शन की चपेट में आता है बाजार और उसके साथ ये नीचे आता है, और आपको अगर अपनी क्वांटिटी बढ़ानी हो तो 109, 110 रुपए पे एक उम्दा बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। वहां पे चाहें तो और ऐड करें और फिर इसको छोड़ दें, इसका भाव भी ना देखें। ये मल्टी बैगर बनेगा, मगर इसको समय चाहिए। आप इसको समय दें, ये आपको पैसे दें। आप जो है इसको समय दें, ये आपको पैसे देगा। नया मतलब जो है सुभाष चंद्र बोस जी के डायलॉग को आपने ट्विस्ट किया हुआ है, बहुत शानदार सर। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं जिनका प्रश्न आया हुआ है, आरडी एंटरटेनमेंट के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं विपुल सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, थैंक यू। कह रहे हैं आपके पिछले चैनल से आपको लगातार देख रहा हूँ, प्लीज़ टेक माय क्वेश्चन। आप बिल्कुल सर, जेएनके बैंक के 100 शेयर इनके पास हैं सर, 107 के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं। जेएनके बैंक में जिस दिन अटैक हुआ जेएनके में पहलगाम के अंदर, उस दिन एक बड़ी गिरावट उसके नेक्स्ट डे जो है वो देखने को मिली थी। आज भी 4.25% नीचे है और अब 100 के नीचे पहुंचता हुआ 98 के आसपास आ गया है। क्या ये जो हाल फिलहाल का घटनाक्रम रहा है
उसके बाद एग्जिट हो जाना चाहिए? अभी इनको 10 रुपए का लॉस हो रहा है, आपकी सलाह क्या रहेगी जे&के बैंक को लेके? सर देखिए, ये घटनाक्रम एक प्रॉब्लम तो है, और हो सकता है आपको एक दो क्वार्टर में वहां के लोकल रेवेन्यूज में फर्क देखने को मिले, क्योंकि अभी सर जिस तरह के सारे सिचुएशन हो रही है, आपने भी देखा होगा कि सारे के सारे टूरिस्ट, पूरा एयरपोर्ट भरा हुआ था और लोग यहाँ पे आ गए थे। बट एक वो ट्रांजैक्शन चेंज होता हुआ आपको दिख सकता है। नॉर्मल बिजनेस किस तरीके से सारी चीजें होती हैं, और क्या हम ये सोचें कि एक साल तक के लिए या 1.5 साल तक के लिए वहां सारा बिजनेस भी खत्म हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा टाइम जरूर देखने को लग सकता है इसमें। अब उसके बाद ये भी, मतलब कश्मीर भी और जे&के बैंक भी आपका नॉर्मल मूवमेंट करता हुआ आपको दिखेगा। आपने जिस लेवल पे ले रखा है उससे थोड़ा सा ही ये नीचे अभी है, और मैं समझता हूं अभी आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा इसको समय दें। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है 90 से 91 रुपए के आसपास, और एवरेज करने के लिए आपके पास फंड है, वहां पे आप जरूर एवरेज करें। और जो वो एवरेज आप करेंगे मीडियम टर्म में ही, अगर उस पर्टिकुलर एवरेज में आपको प्रॉफिट बुक करना हो, तो 113 112 रुपए का भाव मिले वहां पे जाके प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, और वैसे होल्ड करें। इन टाइम टू कम पूरा पीएसयू लाइनअप सर बहुत अच्छा रिटर्न देता हुआ आपको दिखेगा। अभी होल्ड करना चाहिए।